आपने किसी का बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया पास्ट इवेंट के साथ, 1 और 7 10 के साथ, जेनेटिकल कनेक्शन भी लगाए। ठीक है ना, जेनेटिकल कनेक्शन भी लगाए आपने, और पता चला कि 1 मिनट के बाद जो है वो सारे पैरामीटर पे पास हो गए, फिर आधे मिनट के बाद भी पास हो गए, फिर 1 मिनट के बाद भी पास हो गए, ऐसे करते करते 20 बार ही पास हो गया। तो कौन से वाला सही समझे? तो मैं बताऊं आपको कि जो कंप्यूटर के अंदर एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो केवल पैरामीटर पे ओके कर देता है। उसके पास, देखो एआई के पास कॉमन सेंस नहीं होता है ह्यूमन बींग्स की तरह, समझ गए? तो क्या है कि वो आपको अप्लाई करना है वहां पे। ठीक है ना, आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? जैसे हमारे हमने तो इसके अंदर दिया है भाई, डेथ डेथ केसेस दिए हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के, पेरेंट्स के, है ना, सिबलिंग्स के, वाइफ के, ठीक है, मैरिज का, और 2 बच्चों का दिया हुआ है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया। ये मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ के। तो इसके बाद भी तो इवेंट होता होगा जहाँ तक का ना, आप बोलोगे कि कुछ है ही नहीं। एक ने मेरे को पूछा कि भाई मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, एक बच्चा जो है वो अनाथ पाया गया, उसका कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे बीटीआर? तो भाई आप जब तक कुछ इनपुट नहीं करोगे, आउटपुट आएगा कैसे? चलो, आप ये कहते हो कि भाई उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम तो मालूम है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं पता। जब वो रोड पे मिला, कचड़े के डब्बे में मिला या कहीं पे मिला, एक बात तो तय था कि उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया। तो 4 का 3, 9 का 8 तो जरूर आ रहा होगा, है ना? तो आप वहां से भी ले सकते हो ना। फिर क्या है, आपने बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लिया, तो बोला भाई ये मैंने तो अपने पेरेंट्स की डेथ दे दी, ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ दे दी, ठीक है, मैरिज का भी दे दिया, चाइल्ड बर्थ का भी दे दिया, और ये 5 जगह पे निकल आया मेरा बर्थ का टाइम। कैसे रेक्टिफाई करें इसको? तो आपके पास इवेंट क्या है? भाई पढ़ा लिखा कितना है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या रही है, अच्छा था बुरा था पढ़ने में, मैरिटल लाइफ कैसी है, उसका हेल्थ कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका रोजगार कैसा है, ये सब भी तो इवेंट है। उससे भी तो आप निकाल सकते हो। 90% टाइम के अंदर में आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का पता लग जाता है, बच्चे का एजुकेशन का पता लग जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको जो छोटे छोटे इवेंट है उससे आप अनुमान लगाओ कि इन 4 5 10 20 में से कौन सा हो सकता है। किसी की मैरिटल लाइफ सही नहीं होगी, चलो, तो चार चार टाइम ऐसे निकले जिसके अंदर मैरिटल लाइफ सही नहीं निकला, और वो बोला कि हाँ जी मेरी मैरिटल लाइफ सही नहीं है। तो 4 जगह पे निकल गया, बोला इसमें से कौन सा? तो मैरिटल लाइफ सही नहीं है तो कभी ना कभी तो झगड़ा हुआ होगा। वो झगड़ा जो है वो इन टाइम के अंदर देख लो कि भैया इस टाइम पे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो झगड़ा कब होता है? ऐसा प्लेनेट जो कि 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 4 10 जैसी चीजें दे रहा हो, वो वाले पीरियड के अंदर जो है ना वो झगड़े हो सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? और सबसे अच्छा, क्विक, विदाउट नो एनी टाइम, अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो कि इस जातक का इस 1 साल के अंदर में कैसा समय गया है, ये कैसे पता लगेगा? बहुत ही आसान है। इतना आसान अभी सुनोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो मेरे को पता था, लेकिन क्या है, आप उसको जोड़ नहीं पाए। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है ना, उसको जुपिटर और सैटर्न से देखिए। तो 1 साल का ट्रांजिट जुपिटर का होता है, 2.5 साल का ट्रांजिट सैटर्न का होता है। तो जुपिटर यदि ऐसे साइन स्टार सब और सब पे चल रहा है, आप सब भी छोड़ दो, साइन और स्टार ही पकड़ लो, 4 महीने एक स्टार पे चलेगा जुपिटर। शनि 1 साल चलेगा,
साइन में शनि 2.5 साल चलेगा, जुपिटर साइन में 1 साल चलेगा। वो साइन का लॉर्ड आपकी कुंडली के अंदर में कौन से हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन बना रहा है और कौन सी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रख रहा है, वो आपको आराम से दिखता है कि नहीं दिखता है। मान लीजिए कि जो सैटर्न है वो ऐसे प्लैनेट के साइन में चल रहा है जो आपकी कुंडली के अंदर में, आपकी कुंडली के अंदर में 7 की इन्वॉल्वमेंट में, है ना, 7 की इन्वॉल्वमेंट में, 2 की इन्वॉल्वमेंट में 6 और 8 दे रहा है। तो 2 और 8 किस चीज का है? ओरल क्वारल का नंबर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैरिटल लाइफ सही नहीं है, ये 4 टाइम ऐसे निकले जिसमें तो वो भी दिखा रहा है 20 में से ये 4 टाइम जिसकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, उसको बाइफरकेट कैसे करते हैं कि भाई वो जो आप सैटर्न को देख लो या जुपिटर को देख लो, वो अगर ऐसे साइन और स्टार में चल रहा है जो कि 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 दे रहा है, 4 या 10 जैसी चीजें दे रहा है, 2 और 8 भी दे रहा है, 7 के साथ 2 और 6 के साथ 8, ओरल क्वारल भी हो रही है, 7 का 6 सेपरेशन दे रहा है। वाइफ का मायका कौन सा होगा? 10वां घर। तो अगर वो 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 और 10 दे रहा है, समझ गए, तो वो अपने मायके गई हुई है। आप ऐसे वो टाइम पता लगा सकते हो। तो बोला भैया 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सन एंड मून का इंटरप्ले आपने पढ़ा है। अगर सन भी ऐसे ही साइन में चल रहा है, वो वही 1 महीना होगा जिसके अंदर वो मायके गई है। गलत तो नहीं कह रहे? वही एक महीना सन जो है जब ऐसे साइन में आ जाएगा जिसका लॉर्ड 7th हाउस से कनेक्टेड भी हो और वो 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 और 10 भी दे रहा हो, तब भी झगड़े दिखा रहा है वहां पे, तो वो 1 महीना कर लीजिए। अब 1 महीने में और उसको बाइफरकेट करके और उसको मिनिमाइज करके टाइम को कैसे निकालेंगे? तो सन का ट्रांजिट ऐसे स्टार में हो जाए जो दिखा रहा हो कि भाई 6 की इन्वॉल्वमेंट में आपका, 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6, या उसके साथ 7 के साथ 2, 7 के साथ 2, और फिर कमिटमेंट के अंदर जो है वो 8 और 10, 8-10 क्या, ओरल क्वारल और अपने मायके। तो ऐसे आप बाइफरकेट कर लो, तो वो 13 दिन बता सकते हो। 13 दिन में वो दिन कौन सा होगा जिसमें सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो बोला भाई छठे घर की बात हो रही है, 7वें घर की बात हो रही है। और फिर इक्वेशन आप पकड़ लो, क्योंकि जिसका भी मैरिटल लाइफ खराब होगा, आप देखना उसमें 9 प्लैनेट में से कम 4-5 जो है ना, वो प्लैनेट एडवर्स कस्पल पोजीशन में बैठे ही होंगे। अगर केवल 1-2 प्लैनेट ही एडवर्स होंगे तो उनमें ज्यादा झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट जो है वो 7 तो फेवरेबल है। ज्यादा जब एक व्यक्ति के जीवन में मैरिटल लाइफ को लेके किसी की मैरिज नहीं हो रही है ना, तो या तो महादशा लॉर्ड एकदम अनफेवरेबल है तो पूरा होने नहीं देगा अपनी दशा में, भुक्ति लॉर्ड अनफेवरेबल है तो नहीं होने देगा अगर वो आ गया तो। लेकिन अगर एक ही प्लेनेट है, 2 ही प्लेनेट जो कि अनफेवरेबल है, तो बाकी तो 7 में तो पांचों दशा कहीं ना कहीं आ ही सकते हैं। लेकिन अगर 5-6 प्लेनेट ही अनफेवरेबल हो तो वो कहीं ट्रांजिट में आ जाएंगे, कहीं दशा में आ जाएंगे, होने ही नहीं देंगे। तो आप देख के भी पता लगा सकते हो शादी जल्दी हुई है कि देर से हुई है, ये भी एक इवेंट है ना। दशा पकड़ लो भाई, कहाँ शादी होनी चाहिए और अभी इतनी देर कैसे हुई? क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, लेकिन शादी होना, किसी की तो बहुत अर्ली मैरिज होती है और फिर झगड़े बढ़ते हैं, किसी की बहुत लेट से होती है तो झगड़े होते हैं। चाहे पहले शुरुआती सालों में कोई झगड़ा नहीं था, बाद में जाके झगड़ा शुरू हो गया। तो प्लेनेट कोई ना कोई अंदर आया ना। तो ऐसे आपको 50 मिल जाते हैं। बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है, 5th हाउस से रोटेट करके देखो आप, सब कुछ दिखेगा। 9th हाउस से रोटेट कर लो, माता पिता कितने पढ़े लिखे थे, कि क्या पढ़ा था, उनका कैरियर कैसा था, उससे जज कर लो भाई। तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में तो कोई इशू नहीं आया ना। छोटी छोटी चीजों से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है ना।
इसीलिए अब आप बोलोगे भैया थोड़ा सा टाइम हमने आगे पीछे तो कर लिया, लेकिन वो मून का स्टार लॉर्ड थोड़ी बदलेगा जन्म के समय में। भैया मून का स्टार लॉर्ड नहीं बदलेगा मानते हैं, लेकिन सेवेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो तो कुछ सेकंड में बदलेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट कहीं की कहीं चली जाएगी ना मून स्टार की। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, तो छोटे इवेंट के बाद अगर कई लोगों को रहता ना कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, एक और भी चीज आपको बता देते हैं। कहीं किताब में आपको शायद फुल्लर सर की एक किताब थी बहुत, मतलब शुरुआती एडिशन में, नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड भी 1 7 10 से कनेक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू फिफ्थ। क्योंकि नाइन्थ का फादर कौन है, इसलिए बोलते हैं दादा पोता एक बराबर, है ना। तो आपको अगर फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड भी यदि 1 7 10 में चला जाता है, नहीं नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस, तो आपको एक और एडिशन मिल गया इसके अंदर कि भाई आप ये भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो आपके पास इवेंट अगर कम भी है तभी भी आप जो है वो गेस करके इवेंट लगा सकते हो। बहुत कुछ है, हेल्थ स्टेटस कैसा है नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंपल से तरीके के अंदर में, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको प्रिडिक्शन करने के लिए आप केवल और केवल लिंकेजेस का सबसे पहले ध्यान लगाओ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, सी बात कर रहे हैं, क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि भाई फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है ये अपना रिलेशन जिन जिन हाउसेस के साथ बनाता है, जातक को उन्हीं हाउसेस के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये पहला रूल है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ये जो फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है, अगर ये सपोज कर लो कि ये 10th हाउस में चला गया, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये तो प्रोफेशन से इसका रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है ना। और क्या है, 10th हाउस का 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है, अगर वो 6 में चला जाता है, 10 में चला जाता है, 2 और 11 में आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये तो प्रोफेशन बहुत अच्छा दिखा दिया इसने, है ना। लेकिन आपको इतना ही भर देखने से बात बनेगी नहीं। आपके पास पैरामीटर जो है ना, वो पहले नंबर का पैरामीटर ये है, दूसरे नंबर का पैरामीटर ये है, और तीसरे नंबर का पैरामीटर ये है। एक और भी पैरामीटर है जिसको आप सब लॉर्ड बोलते हो किसी भी प्लैनेट का, है ना। तो रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो आपको देखनी है। जिस भी प्लैनेट का जिस किसी प्लैनेट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट 100% जो है वो इवेंट को देगी। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे, एक प्लैनेट है मार्स, वो 7 में गया, 5 में गया और 11 में गया, तो ये संभावना है कि वो शादी दे दे, लेकिन नहीं भी दे सकता है। अगर इसका संबंध 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ बन ही नहीं रहा है, तो आप जो मर्जी कर लो, ये वो साथ है ही नहीं जिसको आप सोच रहे हो कि मैरिज देगा। मान लो ये 10th हाउस का सब लॉर्ड है और वो गया हुआ है 10 में भी और 7 में भी, क्योंकि अगर 10th का सब लॉर्ड है तो आएगा ही आएगा। ये वाला जो 7 आया है ना भाई, ये 7 मैरिज वाला 7 नहीं है, ये प्रोफेशन वाला 7 है। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि जो भी प्लैनेट है, अगर वो मान लो शादी की बात करें तो 7th हाउस का ही जो सब लॉर्ड है ना वो हो जाए, या वर्चुअल सब लॉर्ड हो जाए, यानी 7वें भाव में बैठा हुआ हो, या उसका जो स्टार लॉर्ड है ना वो 7th का एसएसएल हो, या वर्चुअल 7th एसएसएल हो, या उसका सब लॉर्ड हो। ये वो प्लेनेट है जो कि अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट कर गया, ये मान लो 11th हाउस का या 5th हाउस का एसएसएल हो सब लॉर्ड, और ये 7th हाउस का सब लॉर्ड हो,
या ये वाला प्लैनेट है, तो क्या करेगा, 100% वो इवेंट उसके अंदर देना ही देना है। तो आपको क्या करना है, जो दशा लॉर्ड हैं, या दशा लॉर्ड को आप छोड़ दो, प्लैनेट बोलते हैं, एक प्लैनेट कोई भी हो, है ना, एक प्लैनेट कोई भी हो, उसका रिलेशन देखो कहाँ, कौन कौन से हाउस के सब लॉर्ड के साथ वो अपना बना रहा है रिलेशन। वो उसको पक्का गणित समझो कि ये इस घटना को घटित कराएगा, बशर्ते उसी नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया किसी भी प्लेनेट को पकड़ा और 7 5 11 में बोल दिया हाँ भाई ये सारी दशाएं सही चल रही हैं, इसका ट्रांजिट भी सही है, प्रोग्रेशन भी सही है और हो जाएगा। दशा को फिक्स करना बहुत जरूरी है। दशा अगर फिक्सिंग नहीं आई तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक घटना को घटित कराने में अगर एक प्लैनेट 2 बार रिपीट हो रहा है ना, आप देखना वो बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेगा आपने। तो इसका तरीका क्या होगा करने का, तो आपको कोई पूछ ले कि भाई मुझे बताओ मेरे बच्चे की शादी कब हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपका जो काम है वो प्लैनेट को पकड़ना है कि भैया प्लैनेट जो है ना वो 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, है ना। तो जितने प्लैनेट 7th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड से रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, आप उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है ना। दूसरा, वो प्लैनेट जो 7 5 11 में तो है लेकिन वो 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, उनको आप समझना कि ये ट्रांजिट वाले प्लैनेट हैं, ये काम चला देंगे आपका, ठीक है ना। आपने ये ले लिया। अब देखो आपको मैं गणित बताता हूँ, कई बार बता चुका हूं मैं। शादी के केस के अंदर में, मैरिज के केस के अंदर में आपको क्या करना होता है, जो प्रयास है यानी कि एफर्ट्स है, वो कौन सा घर हो गया, पहला घर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, 5वां घर लव एंड केयर का, और उसके बाद क्या हो गया, 7वां घर, वो आपका मैरिज का, 11वां फुलफिलमेंट डिजायर एंड, इसमें कोई डाउट नहीं लेना आप, 2 नंबर एक्सपेंशन इन द फैमिली। खुल्लर सर की किताब में ये लिखा हुआ है कि मैरिज के लिए 2nd हाउस इज अनफेवरेबल, लेकिन अगर आप बात करो तो 7th हाउस का ये 7वां घर हो गया और ये 8वां घर हो गया। तो हम तो यहाँ पे बात मैरिज की कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आरिस्ट की तो बात हो ही नहीं रही है। कोई आरिस्ट की बात कर रहे हैं क्या, जब कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे 2 को आरिस्ट में देखेंगे ही नहीं। ये वाला घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरिस्ट तो तब देखेंगे हम। अब कई बार 11th हाउस भी लेते हैं ना, 11th हाउस बाद केस हो तो नहीं लेंगे फिर। बाद केस का काम केवल और केवल डेथ के समय, एक्सीडेंट के समय, रोग के समय, आरिस्ट के समय ही देखते हैं, बाकी नहीं देखते। अब किसी का हायर एजुकेशन लेना है तो बोले भैया ये तो स्थिर राशि वाले का तो बाद केस है, ये नहीं लेंगे। अरे वो तो रिलेवेंट है, आपको ये भी लेना है। तो इन हाउसेस में जो प्लैनेट एनबीसी चार्ट के अंदर बैठे हैं वो, प्लस इन हाउस का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, यानी कि ये 5 पैरामीटर ऐसे हैं आपके, यहाँ पे बैठे हुए जो जो प्लैनेट हैं 9 में से कॉमन होंगे, 9 में से ये कॉमन होंगे, उनको आप चयन कर लो और देखो कि कौन सा प्लैनेट है इनमें से, जैसे 7 में बैठा है, 7th के अंदर बैठा है, और उसका स्टार लॉर्ड जो है वो 5 में गया हुआ है, 11 में गया हुआ है, उसका जो सब लॉर्ड है वो 7 में गया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, आप केवल वहां के
बैठे हुए प्लैनेट को बाहर निकाल लो और उनमें से देखो कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जो है वो 5, 7, 11 में गया हुआ। वो प्लैनेट के दशाओं में जिनका रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा होगा वो डेफिनेटली शादी करा देगा। ऐसे ही बच्चे के लिए 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, 11 भी हो गया, एक तो यही करता हो गया, है ना। ये जो प्लैनेट होंगे इनका रिलेशन अगर 5th हाउस के सब लॉर्ड से बन रहा हो और इनमें बैठे हुए जो प्लैनेट है भावा चार्ट के अंदर या एज ए स्टार साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, इनका जो स्टार और सब जो होगा इन्हीं में से बैठा हुआ होना चाहिए प्लैनेट। तो उनको पिक कर लो। ठीक है। पिक करने के बाद आपको दूसरा क्या देखना है कि भाई ये शादी के लिए यहाँ पे आ तो गया, ठीक है, 5 भी आ गया, 11 भी आ गया, यहाँ पे भी 11 आ गया, तो ये प्रॉमिस तो कर रहा है। तो इसके साथ आ रहा है 6, इसके साथ आ रहा है 6, है ना। और खराब हो रहा है 4, और खराब कर रहा है 10, और खराब कर रहा है 2 और 8, है ना। तो क्या होगा, ये वो प्लेनेट है जो बहुत वीक है, ये नहीं होने देंगे। ये दशा में आएंगे। अब एक टेक्निक समझ लो आप, कहीं किताब में मिलने वाली नहीं है। ये वाला प्लेनेट मान लो 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है और वो अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा ये दे रहा है 11, लेकिन इतना खतरनाक नंबर भी दे रहा है। इसका जो सब लॉर्ड है वो भी 6 और 4 और 10 में गया हुआ है, 7 में 7 भी है। तो बोले भैया ये तो बड़ा वीक है, लेकिन ये भुक्ति लॉर्ड बना सकते हो कब, जब ये वाला प्लैनेट ईटीआर यानी कि ट्रांजिट के अंदर ऐसे प्लैनेट में चले जो केवल ऐसे घरों में हो, ना तो 6 हो, यानी कि दशा लॉर्ड का ट्रांजिट साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड ऐसे प्लैनेट पे हो जिसके अंदर 6 सब लॉर्ड में आए ही ना। तो क्या होगा, ये वाला 6 चलने नहीं देगा ट्रांजिट। 4 ना हो, ये 4 नहीं चल पाएगा, ये 10 नहीं चल पाएगा, फिर क्या है, ये 11 दौड़ेगा। तो आप ऐसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो इसको। सभी केस में होंगे ये, चाइल्ड बर्थ हो, फॉरेन टूर हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कितना भी तगड़ा एक्सीडेंट दिखा रहा हो, 4 की इन्वॉल्वमेंट में 8 और 12, यहाँ पे 8 और 12 और 6 भी, मारक नंबर भी और बाधक भी, साथ में 1 भी, और ये प्लेनेट ही 8th हाउस का सब लॉर्ड है, 4th हाउस का भी सब लॉर्ड है। समझ गए। कभी भी ऐसे ग्रह की दशा में एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है, जब वो ऐसे साइन में, मान लो ये सैटर्न है 2.5 साल चलेगा, ऐसे साइन में चल रहा है जो 4 की इन्वॉल्वमेंट रख रहा है और 5 और 9 दे रहा है, होने नहीं देगा, है ना। और ऐसा प्लैनेट का ट्रांजिट साइन लॉर्ड भी ऐसा ही हो, और सैटर्न चूंकि दशा लॉर्ड है, अगर दशा लॉर्ड है या भुक्ति लॉर्ड है, वो ऐसे ही घटना को दे रहा है, तो घटना कब घटित होगी, जब सन का साइन लॉर्ड उस 30 डेज के अंदर ऐसे ही प्लैनेट की साइन में आ जाए, उसी 30 दिन के अंदर घटना घटित होगी। उसका जो स्टार बनेगा 13 दिन और 8 घंटे, वो भी अगर दुर्घटना दे रहा है तो वो 13 दिन 8 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो सब लॉर्ड को पकड़ो और मून का स्टार लॉर्ड पकड़ो, ये ऐसे प्लैनेट होने चाहिए जो कि 4 के इन्वॉल्वमेंट में 8, 12 जैसे दुर्घटना के दे रहे हैं, और ये दोनों के दोनों 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसको दिमाग में आप बिठा लो, कोई कौन, आप आंसर करो प्लीज। आप लोग सब, कोई चीज, बहुत सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन आंसर नहीं करते ना। अब 2-4 नए लोग आए थे, वो अब मेरे को डायरेक्टली फोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा रुको, कुछ इंतजाम करते हैं भाई। तो जब तक सीनियर स्टूडेंट बोलेंगे नहीं, अब एक को हाउसेस भी समझ में नहीं आ रहे कि हाउस कैसे लिया आपने, मैंने कहा कहाँ फंस गए हम तो, है ना। डायरेक्टली उन्होंने कस्पर ले लिया, पढ़ाई नहीं पहले कुछ शायद। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इवेंट है आपके, उस इवेंट को आप लोग
थोड़ा सा समझ के एक बारी को ना कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल का काम है ही नहीं। उसके बाद जो पैटर्न बनाना है आपको मैंने बता दिया कि भाई ये इवेंट लिया, इसको दो हिस्सों में बांटा, एक है फेवरेबल प्लैनेट और एक है अनफेवरेबल प्लैनेट। जो अनफेवरेबल प्लैनेट होगा उस पे वो तो दशा में भी नहीं आएगा और वो ट्रांजिट लॉर्ड भी नहीं बनेगा, बात खत्म हो गई। जो ये प्लैनेट फेवरेबल होंगे किसी भी घटना के लिए, उसमें जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा आप उसका चयन कर लो, ठीक है ना, उसका चयन कर लो। कंडीशन आपको बताया, जो भी हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट होती है, यानी जो प्राइमरी और सपोर्टिव हाउसेस होते हैं, आपको उन्हीं प्लैनेट का चयन करना है, ठीक है ना। कैसे चयन होगा, वो उसके को रूलिंग प्लैनेट को बाहर निकालो, उसको देखो कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सातवें में को रूल कर रहा है और वो उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड जो है वो सात में भी हो, पांच में भी हो, 11 जैसे घरों में भी हो, तो वो परफेक्टली आपको रिजल्ट जो है वो देगा। फिर ट्रांजिट लगाओ, ट्रांजिट में हम क्या जानते हैं कि ये भी दशा लॉर्ड भी ऐसी जगह पे ट्रांजिट करना चाहिए जब घटना को दे रहा हो जो कि इवेंट के लिए फेवरेबल हो। प्रोग्रेशन के अंदर अभी भी कई लोगों को डाउट है, तो जो प्रोग्रेशन का चार्ट है ना उसमें क्या करते हैं, जो दशा लॉर्ड होते हैं नटल में वही प्रोग्रेशन में भी होता है, ठीक है ना। ये कॉमन होते हैं क्योंकि दशा तो वही प्रोग्रेस करके जारी होती है। तो ये वाला जो दशा लॉर्ड है वो नेटल में तो होता ही है फेवरेबल, आपके प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी ये होना चाहिए फेवरेबल। कैसे, मान लो सैटर्न, जुपिटर, ठीक है, राहु केतु और मार्स दशा में है, मैरिज दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, जन्म के समय में वो किसी और साइन स्टार सब और सब पे होंगे, 20-25 साल 30 साल के बाद वो प्रोग्रेस करते करते वो आगे आ जाएंगे। प्रोग्रेशन कैसे होता है उसको भी एक बार आपको समझा देता हूँ, कई लोगों को हो सकता है थोड़ा डाउट हो। अब आप मान लो ये सैटर्न जो है, सैटर्न जो है इसका प्रोग्रेशन देखना है, ठीक है जी। तो सैटर्न के अंदर सैटर्न, फिर यहां तक प्राणा में सैटर्न आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये 19 साल में खत्म होगा, है ना, क्योंकि विषुवंतरी दशा सैटर्न की 19 ईयर्स। अब यही वाला जो सैटर्न है प्रोग्रेस चार्ट के अंदर मान लो एरीज साइन में है, ये एरीज साइन में कितने दिनों में निकलेगा, ये एरीज साइन में सबसे पहला कौन सा होता है, स्टार केतु का 7 साल, फिर वीनस का भरणी 20 साल, फिर सन का एक चरण होता है 1.5 साल, तो कितने साल में निकलेगा। तो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर हर प्लैनेट, अब ये प्रोग्रेस चार्ट के अंदर एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साइन से निकलने का ड्यूरेशन अलग होता है। अब यही टॉरस में लेंगे तो टॉरस में क्या होगा, 6 साल के अंदर कितना बच जाएगा, सूर्य का 3 चरण 4.5 साल, और सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा वो 10 साल, तो चंद्रमा के बाद मंगल कितना रहेगा, 3 चरण यहाँ पे है, 4 चरण यहाँ पे है, तो 2 चरण आएगा, तो मंगल का 7.5 के अंदर 3.5 साल बचेंगे। तो टॉरस में से किसी भी प्लेनेट को बाहर आने के लिए ये 0 हो गया, ये 5 और 4 9 साल हो गए, वो 9 साल में ही बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। केतु में इससे इतना में आएगा, इसमें इतना में आएगा, फिर जेमिनी में अलग गणित बनेगी। तो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में हर प्लैनेट कुछ सालों के बाद, जब भी आप चेक करोगे जन्म के बाद, वो एक साइन से दूसरे साइन में, एक स्टार से दूसरे में, एक सब से तीसरे में, और एक सब से दूसरे में आया हुआ होगा। और कस्पल पोजीशन के अंदर में जो साइन है आप देखोगे कि भाई जो साइन लॉर्ड है प्रोग्रेस चार्ट का वो उतने साल तक रहेगा जितना, अगर एरीज आ गया तो जितना भी एरीज की डिग्री होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ
उसके बाद बचा हुआ साल ऐसे निकलेगा। ठीक है ना। कई बारी आपने नोटिस किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना। आपकी कुंडली में प्रॉमिस में भी है शादी या बच्चे, है ना, और सारे के सारे प्लैनेट फेवरेबल हैं आपके, एक आध को छोड़ के। अब क्या रूल बोलता है, ये तो आपने दशा समझ ली ना, अब प्रोग्रेशन का रूल बोलता हूं। प्रोग्रेस चार्ट के अंदर जो एसेंडेंट होता है, उसकी जो राशि होती है वहां पे, राशि लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट ऑफ द प्रोग्रेस चार्ट, ये राशि लॉर्ड, इसका यहाँ पे स्टार लॉर्ड, यहाँ पे सब लॉर्ड और यहाँ पे सब लॉर्ड, ये जो चारों प्लैनेट, वैसे तो प्राणा तक लेते हैं और लेना भी चाहिए, ये सारे के सारे प्लैनेट आपके नेटल चार्ट के अंदर में किसी भी इवेंट को जो देख रहे हैं उसके लिए फेवरेबल होना ही चाहिए।